हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 ऑफ जून के करंट अफेयर्स। अब पता है होता क्या है, जब मैं करंट अफेयर्स बनाती हूँ, जैसे कि मैंने हेडलाइंस को ले लिया, काफ़ी सारी न्यूज़ हो गई, तो लास्ट की 2-3 स्लाइड है वो मैं ये करती हूँ। अगर सेशन बड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लास्ट की 2 न्यूज़ को मैं अगले दिन के लिए शिफ्ट कर देती हूँ। फिर बेचारी वो गरीब न्यूज़ अगेन नीचे रह जाती है, फिर वो अगले दिन शिफ्ट हो जाती हैं। इस चक्कर में वो 2-3 दिन पुरानी हो जाती हैं। तो बचा हुआ जो रेसिड्यू है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट गई हैं, वो हम देख लेंगे। तो आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हालांकि मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ नया सीखने मिले, पर आज आपको और भी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। कल हमारा करंट अफेयर्स नहीं आएगा, कल हमारा वीकली सीए आएगा, जिसमें आपको क्विज मिलेगा, आपका रिवीजन टेस्ट किया जाएगा। तो आपको वो क्विज को अटेंड करना है। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और आई होप आप लोग ने आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस का जो हिस्ट्री टू द पॉइंट वीडियो हमने बनाया है वो आपने देख लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं 25 ऑफ जून के करंट अफेयर्स से। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे पहली बार, फर्स्ट एडिशन है ये, ठीक है, तो इसलिए कहीं लिस्ट में मिला नहीं मुझे, तो ये स्किप हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में मतलब आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में राजनेता के तौर पे या फिर किसी कंट्री के एम्बेसडर के रूप में फीमेल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है 24 ऑफ जून में। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया पूरे वर्ल्ड में। अर्मेनिया एम्बेसडर जियाना एबगर, इन्हें क्रेडिट जाता है, ये पहली फीमेल है डिप्लोमेट इन द 20th सेंचुरी की पहली फीमेल डिप्लोमेट कौन थी? अर्मेनिया की एम्बेसडर डियाना एबगर। अगर हम भारत की डिप्लोमेट्स के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी जी, मार्गरेट थैचर एंड सुषमा स्वराज, वन ऑफ द माय फेवरेट पॉलिटिशियन सुषमा स्वराज। इन लोगों ने भी काफ़ी नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट किया है, और अभी इसी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रही हैं रुचिका कंबोज, जो कि हमारी यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर है, भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे थीम क्या रही है, तो थीम देखेंगे आप, ब्रेकिंग बैरियर्स शेपिंग द फ्यूचर वीमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ब्रेकिंग बैरियर्स शेपिंग द फ्यूचर वीमेन इन द डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस साल की थीम रही है। ओके, अभी जो हमारा सेशन हुआ था ना, 76 नंबर का सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसमें इस बात को अप्रूव किया गया था कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो 2022 में ही अप्रूवल हुआ है और अब हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब कुछ यहाँ पे पर्सन्स देखते हैं, अवार्ड्स देखते हैं, फिर बाकी सारी कहानी को हम डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रही हूँ एक जर्नलिस्ट के बारे में जिनका नाम है A.K. भट्टाचार्य। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक बुक लिखी है, जिसका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे भारत के वित्त मंत्री। तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1977 मतलब 75 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई। उस दौरान उस पीरियड में कौन कौन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर ये पूरी बुक तैयार की गई है। तो जर्नलिस्ट है A.K. भट्टाचार्य, उन्होंने एक नई बुक लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। ये जो पूरी बुक है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट बताता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके फाइनेंस मिनिस्टर को, सेकेंड पार्ट लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी की फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताता है, और इंदिरा गांधी जब खुद फाइनेंस मिनिस्टर थी उसके समय को दिखाया गया है। तो 3 पार्ट्स में इस बुक को डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और बुक्स जो रिसेंटली पब्लिश हुई हैं, ये उनकी एक छोटी सी टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अनाउंस विनर ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार। तो यहाँ पे रिसेंटली साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार की घोषणा की गई है। 22 रेसिपेंट्स ऐसे हैं, 22 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, और 20 विनर्स जो हैं उन्हें युवा पुरस्कार दिया जाएगा फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए। ये अनाउंसमेंट किसने किया है, तो ये अनाउंसमेंट किया है माधव कौशिक ने, और माधव कौशिक जो है वो प्रेसिडेंट है साहित्य अकादमी के।
प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। इस अवार्ड में क्या होता है, 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज भी दिया जाता है इन बाल साहित्य पुरस्कार और आपके युवा पुरस्कार में। अब यहाँ पे 22 व्यक्ति हैं जिनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, 20 विनर्स हैं जिनको युवा पुरस्कार मिला है। तो इन 22 और 20 पर्सन्स के नाम याद नहीं रखने, मैं 2-3 व्यक्तियों के नाम बता रही हूँ, उनको भर याद रख लो, ठीक है। तो पहली है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक चाइल्ड ऑथर है, इन्होंने कई सारी किताबें बच्चों पे लिखी हुई हैं और इन्हें सिलेक्ट किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए फॉर हर कलेक्शन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी। ऑब्वियसली बात है, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं हमको सुनाने के लिए, तो बैग ऑफ स्टोरी सुधा मूर्ति का ये कलेक्शन है, याद रखना बड़ा आसान है। नेक्स्ट है सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में, इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया है इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कुथुक अप के लिए, कुथुक अप के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है अनिरुद्ध कनिसेत्ती, इन्हें युवा पुरस्कार दिया जा रहा है इनके वर्क लॉर्ड्स ऑफ द दक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोला। तो चालुक्य टू चोला ये पूरी कहानी जो उन्होंने लिखी है, साउथ इंडिया में जो दक्कन में एम्पायर हुआ करते थे वो कहानी है। यहाँ पे अनिरुद्ध को युवा पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं अतुल कुमार राय को यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में चंद्रपुर की चंदा के लिए अवार्ड दिया जा रहा है युवा पुरस्कार। अब यहाँ पे जो मणिपुरी, मैथिली एंड संस्कृत कैटेगरी के युवा पुरस्कार हैं और बाल साहित्य पुरस्कार है मणिपुरी कैटेगरी में, उनको बाद में अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि उड़िया लैंग्वेज में किसी को भी युवा पुरस्कार यहाँ इस साल नहीं दिया जा रहा है, वहीं कश्मीरी लैंग्वेज में किसी को भी बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। तो आपको इन 4-5 राइटर्स के नाम हिंदी कैटेगरी में बता दिया मैंने। और सुधा मूर्ति चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और अब तो यूके के प्राइम मिनिस्टर की सासू माँ भी हैं, सो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो, इसलिए उनका नाम थोड़ा याद रखेंगे। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, ये जो लिस्ट है तो जो लोग भी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं एकदम इग्नोर कर दो, भूल जाओ, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। लेकिन जो लोग स्टेट एग्जाम्स को भी देते हैं तो वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के राइटर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। हो सकता है कोई वेस्ट बंगाल से हो, वहाँ का कोई स्टेट एग्जाम दे रहा हो तो आप याद रख लेंगे, कोई असम से है वो देख लेगा, या फिर कोई बिहार से है तो मैथिली लैंग्वेज में देख लेगा, कोई गुजरात से तो गुजराती में, तमिलनाडु से तो तमिलनाडु का, और यहाँ पे पंजाबी। समझ रहे हो ना। तो अपने स्टेट का जो राइटर है वो आप देख लो, बाकी सारा इग्नोर करो। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को कुछ भी नहीं पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है, जितना बता दिया उतना काफ़ी है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे भारत इन पेरिस कैंपेन। ये अनुराग ठाकुर है, खेल मंत्रालय स्पोर्ट मिनिस्ट्री को संभालते हैं और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से नई दिल्ली से एक कैंपेन की शुरुआत की है, भारत इन पेरिस। अब भारत इन पेरिस क्या है ये कैंपेन? तो बेसिकली इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करा रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हम सभी को पता है 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स होने हैं, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में, ठीक है। अब लोगों को बताने के लिए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक्स में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनको उनकी स्पोर्ट को प्रमोट करो, इसलिए ये पूरा कैंपेन यहाँ पे रन किया जा रहा है, भारत इन पेरिस कैंपेन। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है टॉप्स। टॉप्स का फुल फॉर्म रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैंने देखा था। तो टॉप्स का मतलब है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम को जुलाई 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ये है कि हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, उनको रेडी करना ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स गेम के लिए। और ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर रन होता है। और हमारा मकसद जो हमारे ओलंपिक्स पेरिस में होने वाले हैं 2024 में, और लॉस एंजलिस के जो ओलंपिक्स हैं 2028 में, उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेना है। और ज़्यादा मेडल तभी मिलेंगे जब अपने प्लेयर्स को हम प्रिपेयर करेंगे। तो टॉप्स स्कीम के अंतर्गत उन प्लेयर्स को हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये मैप दिख रहा है, यूके से है ये मैप, उत्तराखंड से है, ठीक है। यहाँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपको कई सारे नेशनल पार्क्स दिख रहे होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रही होगी, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क है, फिर गोविंद नेशनल पार्क एंड गोविंद पशु विहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर चमोली ये भी है। लेकिन हमें बात करनी है इस गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। हम बात कर रहे हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ कहीं गंगोत्री नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, जिसकी बाउंड्रीज चाइना के साथ आपको जुड़ती हुई दिखाई देंगी। क्लियर है?
आइए अब हुआ क्या है। सो गंगोत्री नेशनल पार्क ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द आर्मी एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो रिसेंटली गंगोत्री नेशनल पार्क ने उत्तराखंड में जो है उन्होंने अपनी 50 हेक्टेयर की ज़मीन 50 हेक्टेयर का लैंड इंडियन आर्मी और आईटीबीपी को दे दिया है, क्योंकि ये पूरा एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से टच होता है और यहाँ पर इंडियन आर्मी और आईटीबीपी अपने बंकर्स को सेटअप कर सकते हैं। तो बंकर बनाने के लिए ज़मीन का हिस्सा गंगोत्री नेशनल पार्क ने दिया है। लगभग 50 हेक्टेयर की ये ज़मीन है। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में बना था और ये अपर कैचमेंट एरिया ऑफ भागीरथी रिवर पर है और यहीं पे आपको गोमुख मतलब गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलेगा जहाँ से रिवर गंगा निकलती है। ठीक है, ये जो पार्क है ये गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कनेक्शन का काम भी करता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मतलब आईटीबीपी 1962 में बन गई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस और इसका काम है हमारा जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है लगभग 3488 किलोमीटर की जो पूरी बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश तक उसे कवर करने का काम ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ओके, ये ऊपर का हिस्सा आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का है जहाँ पर आपको स्पेन दिखाई दे रहा है जिसकी कैपिटल मैड्रिड है, और यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ओके है, इतनी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से भी कनेक्ट कर देगा। यहाँ तक की भी कोई दिक्कत नहीं है, अटलांटिक ओशियन है। कल मैंने बताया था ना टाइटन यहाँ पे डूब गया है, 5 लोगों की डेथ भी हो गई है, कहानी हमने कल देखी थी। पता है ना, मैं तो लोगों को बोलूँगी कुछ दिनों तक ना अटलांटिक ओशन विजिट करने ही मत जाओ, बहुत ही मतलब सैड एक्टिविटी हो रही है। एक और सैड एक्टिविटी यहाँ पे हो गई है, लेकिन पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सैड एक्टिविटी जो हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैनारी आइलैंड। तो कैनारी आइलैंड आपको कहाँ पे मिलेगा? लगभग 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये मोरक्को से, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, और लगभग 1700 किलोमीटर दूर है ये कहाँ से? मैड्रिड, जो कि स्पेन की कैपिटल है। और ये स्पेन के ही आइलैंड है। ये जो कैनरी आइलैंड दिखाई दे रहा है ये स्पेन के आइलैंड है। कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में है। बस इसकी लोकेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैनरी आइलैंड जो रिसेंटली न्यूज में देखे गए किस कंट्री का पार्ट है या किस ओशियन में आते हैं। बस कहानी इतनी ही फंसने वाली है, ठीक है। तो न्यूज क्या है हमारे पास कि रिसेंटली यहाँ पे कैनारी आइलैंड के पास एक बोट थी जिसमें लगभग 30 माइग्रेंट्स थे। वो बोट डूब गई और 30 माइग्रेंट्स की यहाँ पे डेथ हो गई। क्लियर है, ये छोटी सी न्यूज़ थी। तो कैनारी आइलैंड अटलांटिक ओशियन में है जो लगभग 130 किलोमीटर स्पेन के मेनलैंड से दूर है। वहीं 115 किलोमीटर ये मोरक्को से दूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जनरली वॉल्केनो इरप्शन से ये आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और यहाँ पे जो सॉइल है वो भी वॉल्केनो सॉइल आपको देखने को मिलती है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड पे। अब देखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भी विजिट पे गए थे यूएसए। अब यूएसए जब विजिट पे गए हैं तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा यार। फर्स्ट लेडी से भी मिल रहा है, मतलब जो बाइडेन की वाइफ है, प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, तो फर्स्ट लेडी है जिल बाइडेन, उनसे भी मुलाकात करी और मुलाकात की तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा। और जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल होती हैं, उनको तो वैसे भी डायमंड बड़ा ही पसंद होता है, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायमंड गिफ्ट कर दिया। लेकिन वो डायमंड कोई ऐसा वैसा डायमंड नहीं था, वो भारत की गुजरात में एक लैब है वहाँ पर तैयार किया हुआ डायमंड था जो कि 7.5 कैरेट का डायमंड था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड 7.5 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड टू यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट। और इस डायमंड को मैन्युफैक्चर किया था सूरत फैक्ट्री इन गुजरात में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेचुरल डायमंड तैयार होता है वैसे ही उसी प्रोसेस को रिप्लिकेट करके लैब में इस डायमंड को तैयार किया गया था। और भारत जो है वो एक लीडिंग प्लेयर है, मतलब भारत बहुत अधिक मात्रा में लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस भी करता है और इनको एक्सपोर्ट भी करता है। हमारी कंट्री में लैब ग्रोन डायमंड का जो एक्सपोर्ट है वो $1.67 बिलियन का है। ये एज कंपेरिजन नेचुरल डायमंड थोड़े से सस्ते भी होते हैं, इको फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। तो ये से गिफ्ट किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बाइडेन की वाइफ को। अब गिफ्ट कर रहे हैं तो बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट तो चाहिए ही है ना, तो रिटर्न गिफ्ट भी देख लेते हैं।
रिटर्न गिफ्ट ये है, यूएस एग्री टू प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू इंडियाज स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। हुआ क्या था, मैं आपको कहानी बताती हूँ, थोड़ा सा पुराना जाना पड़ेगा। 14 जून 2018 में यूएसए ने क्या किया था, जो इंडियन मतलब इंडियन जो स्टील और एल्यूमिनियम है उसका मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था यूएसए में। मतलब जो भारत में निर्मित स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे यूएसए के मार्केट में। इससे कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट को तो खतरा था, हमको तो नुकसान हुआ ही नहीं, हुआ ना, 2018 में ये घटना हो गई। अंडर द सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपांशन एक्ट 1962, इसके अंतर्गत यूएसए ने एक्शन लिया था। अब यहाँ पे हमने गिफ्ट भी दे दिया, डायमंड भी दे दिया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोचा क्यों ना हम रिटर्न गिफ्ट भी ले लें। तो यहाँ पर ये डिसीजन, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे गए थे यूएसए, तब ये डिसीजन लिया गया और यूएसए ने कहा है कि वो इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट को यूएसए के मार्केट में वापस से एंट्री देगी और एक्सेस देगी। एक ग्रैंड मार्केट एक्सेस इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट को मिला है यूएसए के मार्केट में, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है स्टील और एल्यूमिनियम का वो 35% इंक्रीज हो जाएगा। ये बात हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बताई है। एज पर द एग्रीमेंट द यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विल क्लियर 70% ऑफ स्टील एंड 80% ऑफ एल्यूमिनियम एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 8th नंबर की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023। तो रिसेंटली मुंबई में 2 दिन की 2 डेज की 8वें नंबर की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट हुई है। ठीक है, मुंबई में हुई है, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के द्वारा ये समिट कराई गई। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसके जो चेयरमैन हैं, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट हैं, वो हैं समीर मेहता। उनके द्वारा इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया और हमारे जो मनसुख मंडाविया, हमारे जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस इवेंट को अटेंड भी किया और एड्रेस भी किया। थीम क्या थी, तो थीम थी पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस 1999 में बना था मुंबई में। ये रिप्रेजेंट करता है 24 रिसर्च बेस्ड नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब अगली बात करेंगे, न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर फूड सर्विंग यूटेंसिल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसने रिसेंटली ये जो एनवायरमेंट फ्रेंडली यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनको BIS सर्टिफिकेशन देने की बात कही है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ पब्लिश्ड न्यू स्टैंडर्ड फॉर फूड सर्विंग यूटेंसिल मेड फ्रॉम द एग्री बाय प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर वेस्ट से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं, उनके ज़रिए इन प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, ये यूटेंसिल्स तैयार किए जाते हैं। इससे प्लास्टिक पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है और सस्टेनेबिलिटी को भी हम प्रमोट कर पाते हैं। Using biodegradable agri-by-product utensil can contribute towards environment safety, conserve natural resources and promote a circular economy। इससे हमारे जो फार्मर्स हैं, जो इन प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उनको भी अगर जब यहाँ पे इनके प्रोडक्ट को अगर BIS स्टैंडर्ड मिलेगा तो इनको अच्छा कॉस्ट, अच्छे दाम उनसे मिलेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, मजबूत होगी। इसका ये फ़ायदा है और कंज्यूमर के वेलबींग के लिए तो है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे MSME सेक्टर हैं जो इस तरीके के यूटेंसिल्स को तैयार करते हैं और उनको भी काफ़ी फ़ायदा इस BIS स्टैंडर्ड से मिलने वाला है। तो BIS इज़ अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। अब एक और नया इंडेक्स जारी करने की बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। इस इंडेक्स का नाम है ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। मतलब हमारी कई सारी शिकायतें होती हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्री होती हैं, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट, मिनी रत्न कंपनी होती है ना, हमारा MLA से हमको कुछ शिकायतें, हमारे MP से भी हमें कुछ शिकायतें, पुलिस वाले से शिकायतें होती हैं, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो इसमें आप अपनी शिकायतें रजिस्टर करो, आपको फीडबैक मिलेगा और उन सारे पैरामीटर को, लगभग यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली ये जो 89 मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी यहाँ पे रैंकिंग की जाएगी और फिर इंडेक्स पब्लिश किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स launched the grievance redressal
असेसमेंट एंड इंडेक्स 2022। इसको डिज़ाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे तैयार किया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक बेस्ट पिक्चर सामने लाना कि वो कैसे काम कर रही है, उनमें कितना इम्प्रूवमेंट है, उनका शिकायतों का निवारण करने का तरीका कैसा है, कैसी मैकेनिज्म वो अपना रहे हैं, और अलग अलग जब मिनिस्ट्री की रिपोर्ट सामने आएंगी तो आसानी से एक कंपैरिजन भी हमको मिलेगा, एक कंपैरेटिव पिक्चर हमको मिलेगी। ये इस इंडेक्स का मकसद होने वाला है। तो 89 सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच में ये रैंकिंग की जाएगी और कई सारे डायमेंशंस 12 इंडिकेटर्स पे ये रैंकिंग होगी, जिसमें एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन एटसेट्रा शामिल होंगे। ये जो डेटा लिया जाएगा वो जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 का ये डेटा तैयार किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये है हमारे एमपी से ही है, ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, सिंधिया जी। इन्होंने रिसेंटली नई दिल्ली से वर्चुअल फॉर्मेट में एक सिलिका रिडक्शन प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, वहाँ पर लॉन्च किया है। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टील इनॉग्रेट्स सिलिका रिडक्शन प्लांट प्रोजेक्ट एट सेल भिलाई स्टील प्लांट्स दिल्ली माइंस। तो भिलाई स्टील प्लांट की जो दिल्ली माइंस और भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सेल के अंदर, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, और वहाँ पर वर्चुअली एक सिलिका रिडक्शन प्लांट की शुरुआत, इनॉग्रेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ज्योति आदित्य सिंधिया ने, और वर्चुअली फॉर्मेट में इसको इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली से। ठीक है, अभी सारी कहानी क्या है, क्या सिलिका रिडक्शन क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो बात को समझो। हमको जो ज़मीन के नीचे से मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, वो शुद्ध तो होते नहीं हैं, प्योर नहीं होते, उनमें कई सारे ऑक्साइड, सिलिकेट, एल्यूमिनेट, कार्बोनेट होते हैं और उनको हम शुद्ध करते हैं। तो जो हमको इम्प्योर मिनरल्स मिल रहा है, इम्प्योर मेटल्स हमको ज़मीन के नीचे से मिल रहा है, उनको हम ओर कहते हैं। और फिर उस ओर में से एक्चुअल जो मिनरल या मेटल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। यहाँ पे बात हो रही है आयरन ओर की, क्योंकि ऑब्वियसली भिलाई स्टील प्लांट है तो उसको आयरन ओर की ज़रूरत पड़ती होगी स्टील के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आयरन के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, है कि नहीं। तो जब आयरन ओर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और दूसरे आयरन ओर्स हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट की कहानी तो अच्छी है, लेकिन जो लो क्वालिटी आयरन ओर होता है उसमें सिलिका की मात्रा, एल्यूमिनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर सिलिका और एल्यूमिनिया की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा मात्रा में हमारा जो फर्नेस है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, उसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट भी क्रिएट होगा, कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है कि एल्यूमिनिया और सिलिका का जो रेशियो है वो <1 होना चाहिए एक अच्छे आयरन ओर के लिए। लेकिन जो लो क्वालिटी आयरन ओर होते हैं उसमें सिलिका की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे सिलिका रिडक्शन प्लांट की शुरुआत की जा रही है भिलाई स्टील प्लांट दिल्ली माइंस में। बात समझ में आ रही है। दिस इनेबल सेल टू यूटिलाइज लो ग्रेड ओर, वही मैंने कहा कि जो लो क्वालिटी का आयरन ओर है उसको भी फिर ये सेल के जो लोग हैं इनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, about 80% of the iron ore reserve present in the mine have already been utilized. The newly inaugurated plant will improve the iron content by the 60 to 64% और reduce करेगा सिलिका content by the 2 to 3%। ये बात यहाँ पे जो सेल के चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश, उनके द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये जो प्लांट लगाया गया है इसमें 149 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे एक अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर सप्लाई होगा भिलाई स्टील प्लांट में, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और हम कोक कंजप्शन को रिड्यूस कर पाएंगे और कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस कर पाएंगे। सेल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करता है और ये लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया में, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 20 मिलियन टन की है। भिलाई स्टील प्लांट आपको भिलाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा और इसे 10 बार 10 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री मिल चुकी है। ठीक है, ये आयरन ओर की कुछ कहानी है। आयरन ओर आपको इसके आयरन ओर्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिड्राइट। इनके आपको फॉर्मूले और इनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके है, कर लोगे। आगे बात करते हैं हम। अच्छा, कल मैंने आपको शॉर्ट में ये कहानी बताई थी, आज थोड़ा डिटेल में इस कहानी को मैं बताती हूँ। तो देखिएगा, एंशिएंट माया सिटी डिस्कवर इन द जंगल ऑफ सदर्न मैक्सिको। तो जो मैक्सिको के जंगल हैं
सदर्न मैक्सिको के जो जंगल है वहाँ पे एक अननोन एंशियंट सिटी हमको मिली जिसे माया सिटी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो रॉक्स पे लिखा है, पिलर्स पे लिखा है, वो माया लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, तो ये एंशियंट माया सिटी जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? बलामकू इकोलॉजिकल रिजर्व मैक्सिको में देखने को मिलेगी, युकातन पेनिनसुला में। ठीक है, यहाँ पे कई सारे स्टोन कॉलम्स, बिल्डिंग्स, प्लाज्मा और बिल्डिंग्स मिली हैं हमको। ओके, और बताया जाता है कि ये जो सिटी है वो लगभग 250 से लेके 1000 AD के आसपास रही होगी। चलिए अब बात करते हैं एक कार्ड के बारे में जो आने वाले समय में काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हम बात करने जा रहे हैं एप्पल कार्ड के बारे में। तो बहुत जल्दी हमारी कंट्री में एप्पल कार्ड लॉन्च होने वाले हैं। टिम कुक बात कर रहे हैं, HDFC से भी बात हो गई उनकी, NPCI से भी बात हो गई, और बहुत जल्दी क्रेडिट कार्ड एप्पल लॉन्च कर रहा है जिसका नाम होगा एप्पल कार्ड। ओके, क्या कहानियां हैं ज़रा देख लेते हैं। तो एप्पल टू लॉन्च इट्स क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो एप्पल बहुत जल्दी भारत में अपने क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा एप्पल कार्ड। इसके लिए उसने हाथ मिलाया है, MOU साइन किया है HDFC बैंक के साथ। बेसिकली जब एप्पल का स्टोर अप्रैल में मुंबई में ओपन हुआ था तब टिम कुक जो एप्पल के CEO हैं और HDFC बैंक के CEO शशिधरन जगदीशन की मुलाकात हुई थी और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। और RBI ने भी यहाँ पे मतलब NPCI से भी बात चल रही है और RBI हैज़ डायरेक्टली एप्पल टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेटअप फॉर अदर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। तो बिल्कुल इनको दूसरे क्रेडिट कार्ड जैसे कि प्रोसीजर फॉलो करते हैं वैसे ही RBI ने कहा है कि एप्पल को भी वैसे ही प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए ये बात कर रहा है NPCI के साथ। अब क्या फीचर्स होंगे कि नॉर्मली जब क्रेडिट कार्ड से परचेज किया जाता है फिजिकली तो 1% कैशबैक मिलता है फॉर रेगुलर परचेज विच इंक्रीज टू 2% व्हेन पेइंग विद द एप्पल पे। ये बात इन्होंने कही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है अगर आप एप्पल स्टोर से पेमेंट करते हो या एप्पल के किसी पार्टनर के साथ पेमेंट करते हो तो 3% तक आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा एप्पल डज नॉट चार्ज एप्पल कार्ड होल्डर लेट फी। तो यहाँ पे जैसे कि क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया तो इसमें सर्टेन समय होता है आपको वो पेमेंट वापस करना, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है, लेट फी लगाई जाती है, राइट। एप्पल ने बोल दिया कि हम आपको लेट फी लगाएंगे ही नहीं। इसके अलावा फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगेगी, रिटर्न पेमेंट फीस और दूसरे जो एनुअल क्रेडिट कार्ड फ़ी वो एटसेट्रा इसमें नहीं चार्ज किए जाएंगे, ये बात इन्होंने कही है। इसके अलावा जो यूज़र्स हैं वो एक सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। एप्पल कार्ड ओनर्स हैव द ऑप्शन ऑफ ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट और जिसपे इंटरेस्ट रेट कितना है 4.15%। इन जनरल अगर आप किसी बैंक में जाके अपने सेविंग अकाउंट खुलवाते हो SBI या कहीं और तो लगभग 2.2 से लेकर 2.5 तक ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे देखो ये 4.15% इंटरेस्ट दे रहा है ब्याज दर, ठीक है। फिर ईच एप्पल कार्ड यूजर रिसीव अ यूनिक कार्ड नंबर फॉर ईच डिवाइस। तो ये कुछ फीचर्स हैं एप्पल कार्ड के। ओके, अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इन लोगों ने मिलकर हाथ मिला लिया और दोनों मिलकर काम करने वाले हैं एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन और उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। अभी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन है इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। ओके, महेंद्र लोधा इन्हें इंटरिम MD एंड CEO बनाया गया है। PTS इंडिया फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का इंटरिम बनाया, इसलिए मेन न्यूज़ के साथ इसे कवर मैंने नहीं किया। अब US अपने 2 न्यू कॉन्सुलेट ओपन कर रहा है इंडिया में, अहमदाबाद में और बेंगलुरु में। ओके, तो ये हमारी शॉर्ट न्यूज़ थी। आई होप पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ हम क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने एम्बिशियस पंचायत लेवल ड्रग शॉप स्कीम की शुरुआत की है जिसका मकसद रिमोट एरिया में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। आंसर हो जाएगा झारखंड, हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है जिसमें वीमेन अकेली रात में ट्रेवल कर सकती है बिटवीन 10 PM टू 6 AM। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, M.K. स्टालिन। नेक्स्ट है किस सिटी ने अभी न्यू गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है इंटरनेशनल योगा डे के दिन। यहाँ पर एक साथ 1.53 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात। नेक्स्ट, UK बेस्ड लियॉट बैंकिंग ग्रुप कहाँ पर नया टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। वन व्यू फीचर के साथ इस फीचर को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक, कल भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है
फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट किया है, पहले 6% थी, इसको बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा एडिबू, बी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सी, इस इंटरनेशनल ट्रीटी को किसने अडॉप्ट किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने, ऑप्शन बी। ये मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको कल दिया था। पेट्री ऑर्पो किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने? तो सना मरीन को रिप्लेस करके ये फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ये क्वेश्चन ऑफ द डे कल मैंने आपसे पूछा था और सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आज का क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ समय पहले दक्षता के बारे में बताया था, दक्षता कोर्स के बारे में फॉर द यंग प्रोफेशनल। ये किसने लॉन्च किया है? 4 मिनिस्ट्री आपको दिख रही है, कोई एक मिनिस्ट्री सही है, सही मिनिस्ट्री का आंसर आप हमें कमेंट में करना। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करने वाले हैं। कल होगा आपका क्विज, तो मिलते हैं क्विज में। टेक केयर एंड बाय बाय।